हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज देखिए, आज का पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा। ऑप्शन है 2, बी है 5, सी है 7 और डी है 3। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा कर्तृवाच्य, दूसरा हो जाएगा कर्मवाच्य और तीसरा हो जाएगा भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आपके हो जाएंगे वाच्य। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। 3 वाच्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलिए आंसर बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। यूपी पुलिस 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताना है। तो रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? तो दिन भर। दिन भर को बताना है कि ये कैसा अव्यय है, ये किस प्रकार का अव्यय है, ये आपको बताना है। तो बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बताना है कि ये चिन्ह जो है, ये कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह, इसका नाम क्या है? नाम बताना है आप लोगों को कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो आइए आज का पहला ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, बी है अल्प विराम, सी है पूर्ण विराम और डी है विस्मय बोधक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका इस प्रकार से होगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अल्प विराम का चिन्ह ये कामा होता है और पूर्ण विराम का चिन्ह ये हो गया खड़ी पाई जिसको बोलते हैं। और विस्मय आदि बोधक कौन सा होगा? तो विस्मय आदि बोधक ये वाला है जो ये दिया गया है, विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। विस्मय बोधक विराम चिन्ह दिया गया है, विस्मय बोधक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से और आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कौन सा इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये आंसर बताना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, बी है गुण दोष की परख करना और सी है बहुत मिनमेख निकालना और डी है मुश्किल काम करना। चलिए आंसर बताइए, अपना आंसर बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत मिनमेख निकालना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत मिनमेख निकालना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप लोग बताइएगा आंसर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है थोड़े दिन का सुख, बी है चांद न दिखाई देना और सी है 4 दिन चांद दिखाई देना और डी है सुख ही सुख होना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइएगा। तो आप यदि ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं तो ए आपका बिल्कुल सही है,
थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने साहित्य की मिठास, बी है किसी रस का आनंद, सी है किसी फल का स्वाद और डी है साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा अपना आंसर कमेंट के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। रस, साहित्य में रस का यही मतलब होता है कि साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ए 2, बी है 6, सी है 3 और डी है 4। तो दोहे छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप डी की ओर जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट है 4। कितने दोहे में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रस, बी है अलंकार, सी है गुण और डी है छंद। क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा। 8वां का आंसर बताइए। 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, यदि आप बी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है, अलंकार। अलंकार भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो पहला है उष्म, बी है अंतस्थ, सी है स्पर्श और डी है अयोग्यवा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म व्यंजन ये उष्म व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो क से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन 5 होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो टोटल 25 होते हैं। क वर्ग में 5 और इसी तरह से प वर्ग तक। अयोग्यवा कौन होते हैं? तो अयोग्यवा एक इस प्रकार से, ये विसर्ग वाला हो गया और ये अंग वाला मात्रा जो हो गया और ये विसर्ग, ये दोनों अयोग्यवा में आते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्थ, यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपके सामने ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है कृपा, बी है मित्र, सी है कार्य और डी है त्योहार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कृपा क्या है? स्त्री शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन किसका बोध कराता है? वचन किसे कहते हैं, किसका बोध कराता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, सी ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का और डी ऑप्शन है प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर, यदि आप ए की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन बोध कराता है। कितने होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है कर्म कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक और डी है कर्ता कारक। तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो उसने टेढ़ी चाल चली ने, कर्ता ने, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी, इसमें सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? तो सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? चलिए बताइए, आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है संज्ञा की, बी है कारक की, सी है क्रिया की और डी है वचन की। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बताइए, इसमें विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी विशेषता बताता है? तो संज्ञा की बताता है। संज्ञा की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 3, बी है 4, सी है 6 और डी है 2। तो कितना हो जाएगा? बताइए, अपना आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कर्म के आधार पर देखें तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा अकर्मक। कौन सा? एक अकर्मक, अकर्मक हो जाएगा और एक हो जाएगा सकर्मक, सकर्मक हो जाएगा। इस तरह से क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे? तो 2, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं उसमें जो काल होता है उसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है अंत, बी है समय, सी है पीड़ा और डी है मृत्यु। तो काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो काल का व्याकरण में क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समय से मतलब है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपके सामने क्वेश्चन होगा, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, बी है अपदान कारक, सी है करण कारक और डी है कर्ता कारक। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बताइएगा। इसमें ताले की बताना है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप पहले की ओर जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग तो इसमें भवदिया, भवदिया ये क्या हो जाएगा? स्त्री रूप हो जाएगा। डिबिया स्त्री रूप, साध्वी स्त्री रूप हो गया। तो संचालक क्या हो जाएगा? संचालक पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शोक, बी है पृथ्वी और सी है चंद्र और डी है परख। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइएगा। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें?
तत्सम शब्द नहीं बताना है तो इसमें क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। यानी संस्कृत के ही शब्द हिंदी में प्रयोग करते समय कुछ उसमें परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द बताना है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परख, परख का तत्सम रूप क्या होगा, परीक्षा, क्या होगा, परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परख का क्या होगा, परीक्षा तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है आग, जीव, घर। दूसरा ऑप्शन पत्र, फूल, हाथी। तीसरा ऑप्शन बरखा, रात, सत्य। और डी ऑप्शन है उच्च, दुर्बल और पुष्प। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी तद्भव होने चाहिए। तो आग का तत्सम रूप क्या होता है, तो आग का तत्सम रूप अग्नि होता है, अग्नि। जीव का जिह्वा होता है, जिह्वा होता है। और घर का गृह होता है तत्सम रूप। तो ये सब क्या दिया गया है, तो तद्भव रूप दिया गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्याय नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा, तो दूध, दूध, दुग्ध हो गया, बी पय हो गया, सी गौरस हो गया और डी अमी हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा इसमें। तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमी अमृत का होता है, अमृत का पर्याय होता है अमी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये जो जितने ऑप्शन दिए गए हैं, दुग्ध, पय, गौरस, ये दूध का पर्याय है। बाकी अमी क्या है, अमृत का पर्याय है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सापेक्ष का सही विलोम बताना है आपको, तो बताइए क्या पहला ऑप्शन है निरपेक्ष होगा, बी है परोक्ष होगा, सी प्रतिपक्ष होगा और डी अस्पष्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर होगा निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरपेक्ष सापेक्ष का विलोम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक, तो पहला ऑप्शन है अंग, गोंदी, हिस्सा। बी है गोंद, संख्या, अध्याय। सी है संख्या, भाग, टुकड़ा और डी है अध्याय, समय, अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा, जवाब दीजिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है आपके सामने लज्जा, बी है निंदा, सी है आत्मग्लानि और डी है पश्चाताप। तो कौन सा होगा, तो यदि आप आंसर सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये सवाल, तो ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। आंसर बताइएगा इसका। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है लंबा, प्राचीन, बी है वस्त्र पुराना, सी है पेड़ वस्त्र और डी है पुराना वस्त्र।
तो कौन सा हो जाएगा? तो एक चीर का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, और एक चीर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? संयोग, बी है सुकर्म, सी है संभाव और डी है स्वयं। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए। इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें आंसर होगा संयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ए संयोग। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें आपको जवाब देना है। तो पहला है गीला, बी है ईला और सी है ला और डी है ईला। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका आंसर, यदि आप डी की ओर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही होगा, ईला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन है गुण, बी है यण, सी है वृद्धि और डी है दीर्घ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सूर्योदय में? बताइए सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद करें तो सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय अ प्लस उ मिलकर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है, ओ। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ये गुण संधि में क्या होता है कि अ और आ के बाद या आ के बाद ई आए तो ए बन जाता है, उ आए तो ओ बन जाता है और री आए तो अर बन जाता है। तो इसमें कौन सा संधि होता है? तो गुण स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है उसका शिमला जाना है, बी है उसने शिमला जाना है, सी है उसे शिमला जाना है और डी है उसे शिमला जाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? कमेंट के माध्यम से बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए साथियों, दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ शशि सर यूट्यूब चैनल के साथ। फ्री में सभी तैयारी आपका करवाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें यदि आप डी लगा रहे हैं तो आपका डी बिल्कुल सही है, उसे शिमला जाना है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसमें इसका बताइए आंसर, बताइएगा इसका आंसर। सज्जन का यदि विग्रह करें, समास विग्रह, तो इसमें होगा आपका सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, सज्जन। तो कौन सा समास हो जाएगा? जो सो, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो कौन सा समास होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है? जिसमें पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, वो कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा?
कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमायनी के रचनाकार हैं। कमायनी के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है पहला प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बताइए इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमायनी। प्रसाद जी की रचना के बारे में देखें तो प्रसाद जी का होगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की रचना है स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त। निराला जी का देखें तो निराला जी का हो जाएगा परिमल। परिमल गीतिका। गीतिका अनामिका। पंत जी का देखें तो वीणा। वीणा ग्रंथि। पल्लव युगांतर। काला और बूढ़ा चांद पंत जी का हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी का देखें तो निहार। निहार रश्मि। निर्जा। निर्जा सांध्य गीत दीप शिखा, ये महादेवी वर्मा जी का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? कमायनी के रचनाकार कौन है? तो फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीति काल के कवि हैं। रीति काल के कौन कवि हैं इसमें? तो पहला ऑप्शन है तुलसी, बी है कबीरदास, सी है बृंद और डी है सूरदास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें रीतिकाल के कवि कौन हैं? तो बृंद रीतिकाल के कवि हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी और तुलसीदास जी और कबीरदास जी और सूरदास जी ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इसमें कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। और सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि हैं और तुलसीदास जी भक्ति काल के हैं। ये इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। कबीरदास जी की देखें तो कबीरदास जी की हो जाएगा बीजक, जिसमें साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी का संग्रह किया गया है। और सूरदास जी की बात कर लें तो सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की कुछ रचनाओं के बारे में हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण 32 क्वेश्चन को देखे हैं। 32 क्वेश्चन को हल किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इसका पीडीएफ भी हम प्रयास में हैं कि इसका पीडीएफ भी आप लोगों को सभी जितने भी पढ़ाए गए हैं उनके सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दें। तो बहुत जल्दी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।